बनारस को शुचि की गुड वाली मॉर्निंग। वेलकम टू अवर डेली शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो दो लोगों का स्टेट ऑफ माइंड एक ही समय पर कभी एक जैसा नहीं रह सकता। गौर किया है आपने? तभी तो बड़ों को बच्चों की बात नहीं समझ आती और बच्चों को बड़ों की। बात सिर्फ एज डिफरेंस की ही नहीं है, बात है डिफरेंट स्टिमुलस की, जो हमारी आंखों के सामने अलग अलग समय पर आते रहते हैं। अब आप ही सोचिए, बड़ों की डेली सराउंडिंग्स और बच्चों की डेली सराउंडिंग्स में कितना फ़र्क है। बड़े ऑफिस जा रहे हैं, पॉलिसीज़, महंगाई या अपनी ज़रूरतों को डिस्कस कर रहे हैं, और बच्चे स्कूल्स में अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई के साथ साथ ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आज चोर सिपाही के गेम में चोर कौन बनेगा और सिपाही कौन। सोचिए कितना अलग स्टेट ऑफ माइंड है। और तो और दो हम उम्र लोगों का भी स्टेट ऑफ माइंड एक ही समय पर एक जैसा नहीं हो सकता। गौर करिए इस पर भी। आपने कोई स्टेटस लगाया हो और उसे गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया हो, होता है ना? मेरे साथ भी हुआ है। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि हमारा खुद का स्टेट ऑफ माइंड भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यकीन ना हो तो एक डायरी मेंटेन करिए, रोज़ लिखिए अपनी आइडियोलॉजी उस डायरी में। 1 साल बाद मैच करिएगा आज की लिखी बातों को और 30 सितंबर 2024 में लिखी हुई बात को। इंटरेस्टिंग, बदल जाते हैं हम। हमारे आसपास सराउंडिंग्स इतनी तेज़ी से मूव कर रही है, जो सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कब हमें बदल दे रही है हमें पता ही नहीं चल रहा। हाँ, तो क्रक्स ऑफ द डिस्कशन ये है कि हम कितना बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, कहाँ कहाँ बदल रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें बदलना चाहिए था और कहाँ कहाँ हमें नहीं बदलना चाहिए था। कभी सोचा है इस बारे में? बदलती स्टेट ऑफ माइंड से पर्सपेक्टिव बदला, आइडियोलॉजी बदली, अरे ये तो पूरी की पूरी फिलॉसफी ही बदल गई। और हम हैं कि हमें पता ही नहीं चला। जानना चाहते हैं खुद को तो लिखिए अपने रोज़ के विचारों को और मोती की तरह चुनिए अपने उन विचारों को जिन्हें हम बनाए रखना चाहते हैं, और डिस्कार्ड करिए अपने उन चेंजेस को जो हमने अनजाने में ही सीख लिए थे, इससे पहले कि ये हमारा पर्सपेक्टिव बदल दे। क्योंकि ये जो हमारी ग्रास्पिंग एबिलिटी है ना, सब कॉन्शियसली हमें क्या सिखा दे पता ही नहीं चलता। तो अनलर्निंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि लर्निंग। लर्निंग और अनलर्निंग, इसके बैलेंस को बनाकर ही तो चलना है। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस शुचि के साथ 100.6 FM पर, 1242 किलोहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रोग्राम में सबसे पहले जान लेते हैं क्या है देश दुनिया का हाल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन NCERT के साथ मिलकर ऑनलाइन कोचिंग की फैसिलिटी स्टूडेंट्स को देने जा रही है। ये कोचिंग नीट, JEE और CUET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दी जाएगी। ये क्लासेस एजुकेशनल चैनल्स और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ऑन एयर होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस तरह की पहल की है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्राइवेट कोचिंग की फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो डिप्राइव्ड सेक्शन को अगर इस तरह की इनकरेजमेंट मिलती रहे तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी तरह के मोटो को लेकर काम कर रही हैं एक NGO की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इंदु पांडे जी। आइए जानते हैं इनसे कि डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चों के लिए किस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं, इस संस्था के जरिए वंचित यानी डिप्राइव्ड सेक्शन के जो बच्चे हैं उनके लिए आप लोग किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल। उन बच्चों के लिए बेसिकली काम करती है जो कि स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी कारणवश। अच्छा। तो हम 2 घंटे के छोटे छोटे स्कूल चलाते हैं, सेंटर जिसको बोलते हैं। जो हमारे ईंट भट्टे हैं उन पर भी, कम्युनिटी में भी, उन जगहों पे जहाँ पे स्कूलिंग वगैरह की सुविधा नहीं है या फैमिली इस बात में बिलीव नहीं करती है कि स्कूल बच्चों को भेजना है, क्यों ही भेजना है। हमारा जो काम चल रहा है, या अगर ईंट भट्टों की बात करें तो बच्चे वहां बचपन से ही काम करना शुरू कर देते हैं, उनको 1 रुपया 2 रुपया ऐसे मिलता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है कि वैसे ही चला आ रहा है।
तो एक तो हम वहां पे जितने भी ईंट भट्टे तक हमारी क्षमता है पहुंचने की, वो बनारस में, मिर्जापुर, सोनभद्र और कानपुर में हमारा बड़ा काम है। तो वहां हम स्कूल चलाते हैं। उसके अलावा उन्हीं स्कूल से बच्चों को सेलेक्ट करके कानपुर में ही नानकारी एक जगह है, कानपुर आईआईटी के पास, जहां पे हम हॉस्टल चलाते हैं। तो उन बच्चों का टेस्ट लेते हैं। 18 बच्चे हर साल आते हैं सेलेक्ट होके, और 12th तक की एजुकेशन वहां पे हम देते हैं, जिसमें उनको खेती से भी जोड़ते हैं। खेती पढ़ाई साथ साथ करके जो है, ये एक नारा जैसा है, और अपना घर नाम से वो हॉस्टल चलता है। तो 12th तक की एजुकेशन हम बच्चों को वहां देते हैं। और उसके बाद वो बच्चे हायर स्टडी के लिए, अभी जैसे अजीम प्रेम जी में 4-5 बच्चे हैं, कुछ बच्चे इलाहाबाद में हैं, कुछ भोपाल में हैं, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, और उसमें से कुछ बच्चे अभी जॉब में आ गए हैं, जो किसी कुछ कंपनियों में है, एक आध पुलिस वगैरह में है। तो ये तो वहां का प्लान है जो हॉस्टल में चलता है, जहां बच्चे जो है कविताएं भी लिखते हैं और फॉरेन के बच्चों को हिंदी भी सिखाते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि वो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें सीख पाएं, ताकि अपनी लाइफ में वो कुछ कर पाएं। तो एक चेंज ये आया कि उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करती थी ईंट भट्टों पे, वो चेंज हो गया है। अब वो जॉब में आ रहे हैं, उनका अपना घर है, और उनकी फैमिली में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और चूंकि पॉसिबल नहीं है कि सारे बच्चों को ही इस तरीके से रखा जाए, तो इसीलिए हम स्कूल चलाते हैं और इतना मोटिवेट करते हैं कि वो बच्चे जब यहाँ कुछ पढ़ लें तो उनका किसी न किसी स्कूल में हम एडमिशन करा दें। और हमारा प्लान आगे का ये है कि वैसा ही एक हॉस्टल हम और खोलने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा लगा ये सब जान करके। एजुकेशन के अलावा और क्या उद्देश्य है इस संस्था का? इस संस्था का उद्देश्य एक तो एजुकेशन तो मोस्ट है ही, जिसमें हम गर्ल्स चाइल्ड हैं, चाहे वो हायर स्टडी हो या वो बच्चियां जो किसी कारणवश फीस नहीं दे पा रही हैं। फैमिली चूंकि ऐसी होती है कि लड़कों को तो जैसे तैसे पढ़ा भी लेती है, लड़कियों को नहीं पढ़ाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन फैमिली तक भी पहुंच पाए जिनका हम फीस वगैरह पे कर पाए, वो लड़कियां आगे पढ़ पाए। उसके अलावा हम उनके लिए ब्यूटिशियन, सिलाई, ऐसे छोटे छोटे सेंटर चलाते हैं, जिससे कि उनका फ्यूचर में कभी अर्निंग सोर्स का कुछ हो पाए। और जो हमारा कैथी हेड ऑफिस है, वहां पे हम ई लाइब्रेरी भी चलाते हैं, जिनमें बच्चियों को इंटरनेट की पूरी सुविधाएं, और उस एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें वो आके तैयारी वगैरह कर सकती हैं। और इसके अलावा हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारे चलाते हैं स्कूलों में, जिसमें गुड टच बैड टच को लेके, हेल्थ एंड हाइजीन को लेके है, इस तरह। अच्छा, तो कैसे रिस्पॉन्सेज मिले आपको इस अवेयरनेस प्रोग्राम से? रिस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आज के टाइम में तो और भी जरूरी है कि बच्चियों को स्पेशली उन सब चीजों से दूर रखा जाता है, जो कि एक उनका अधिकार है। तो जब हम उन तक पहुंचते हैं तो उनके अंदर एक चेंजेस देखते हैं, एक उम्मीद दिखती है, उनको भी लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के चेंजेस जो है देखने को मिल रहे हैं। इंदु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि इस तरह के इनिशिएटिव्स कॉमन मास भी समझे और अपनी तरफ से जो थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन वो दे सकते हैं जरूर दें। तो आज हमने इस तरह के प्रयासों को समझा, जाना, जो इन बच्चों की जिंदगियों को एक नई दिशा दे रहे हैं। इट्स 7:10 इन अवर स्टूडियो क्लॉक, और गुड मॉर्निंग बनारस का अगला सेगमेंट है शहर बनारस का हाल। हमारी काशी नगरी टूरिस्ट के लिए मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी है। लास्ट ईयर यानी 2022 में आने वाले टूरिस्ट का आंकड़ा 7 करोड़ को पार कर चुका है। जहां आम जनता के लिए ई बसेस रोड पर दौड़ती हुई आपको दिख जाएंगी, टूरिस्ट को भी काशी दर्शन कराने के लिए ये सुविधा जल्द ही खुलने वाली है। काशी दर्शन में जो प्लेसेस इंक्लूड किए गए हैं वो हैं श्री काशी विश्वनाथ धाम, संकट मोचन, दुर्गा कुंड मंदिर और सारनाथ। लंच और रिफ्रेशमेंट के साथ इसका किराया 500 रुपीज़ एक्सपेक्टेड है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 16 से 30 सितंबर तक को स्वच्छता पखवाड़ा घोषित किया है। ऑन दिस ओकेजन
क्लीनलीनेस कैंपेन और ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम विश्वकर्मा प्री सेकेंडरी स्कूल बनारस के रौना खुर्द गांव में ऑर्गेनाइज किया गया। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट असिस्टेंट कमांडेंट 95 बटालियन सीआरपीएफ अनुपम सिंह थे। ट्री सैपलिंग्स चंदौली रेंज के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुरेंद्र चौधरी और 95 बटालियन के कमांडेंट अनिल कुमार वृक्ष के गाइडेंस में हुई। सीआरपीएफ के जवानों ने एक पब्लिक अवेयरनेस रैली भी निकाली और इस प्रोग्राम में क्लीनलीनेस और ट्री प्लांटेशन की ओथ भी ली गई। मेन अटेंडीज में थे प्रवीण सिंह, विवेक चंद्र राय और अनिल कुमार सिंह। ये थी बनारस के छोटे से गांव रौना खुर्द की तस्वीर, जो कि ये दिखाती है कि टूरिज्म में अब बनारस के गांव भी कहाँ पीछे है। ऐसा ही बनारस का एक गांव है कोरोना, जिसे रामेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विलेज टूरिज्म में सिल्वर मेडल मिला है। यानी पूरे देश में कोरोना गांव को विलेज टूरिज्म के लिए दूसरी पोजीशन पर रखा गया है। इस गांव का टूरिज्म रामेश्वर मंदिर की वजह से तो बढ़ा ही है, और जो डोमेन्स हैं उनमें है यहाँ का सॉलिड और वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस, इनोवेशंस। तो कभी लीजिए नज़ारा इस गांव का भी। वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर से एक और इनिशिएटिव लिया गया है, वो ये है कि कोविड के बाद से बंद हुई इंडो नेपाल मैत्री बस का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। विश्वनाथ धाम से पशुपतिनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1750 रुपये में ये सेवा शुरू की गई है। ये हर्ष का विषय है हमारे श्रद्धालुओं के लिए। हर्ष का विषय तो ये भी है कि रामनगर के प्रसिद्ध रामलीला का शुभारंभ अनंत चतुर्दशी से हो चुका है। आज है इस लीला का तीसरा दिन। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ये प्रथा सिर्फ एक लीला नहीं, ये धर्म और अनुराग का विषय है। तभी तो आज तक इस लीला में कभी किसी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल नहीं किया गया। पेट्रोमैक्स की रोशनी में होने वाली ये लीला घुमंतु है, यानी लगभग 4 किलोमीटर के डायमीटर में ये 16 अलग अलग जगह कराई जाती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं और प्रभु के उद्घोष को सुनकर आनंदित होते हैं। अगले सेगमेंट में जान लेते हैं आज के स्पेशल डे के बारे में। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों को समर्पित है और आज है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा। कल पूर्णिमा से महालया का आरंभ हो चुका है। धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण माने गए हैं: पितृ ऋण, देव ऋण तथा ऋषि ऋण। पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता तथा वे सब बुजुर्ग भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने हमें हमारा जीवन धारण करने में और उसका विकास करने में सहयोग दिया है। कहते हैं श्रद्धया इदम श्राद्धम, यानी जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। इसी श्रद्धा का उल्लेख श्री रामचरितमानस में है, जो प्रभु श्री राम ने जटायु और दशरथ को गोदावरी नदी के तट पर जलांजलि देकर पूर्ण किया। वहीं भरत के लिए दशगात्र विधान का उल्लेख करते हुए वर्णित है भरत कीन्ही दशगात्र विधाना। मत्स्य पुराण के त्रिविध श्राद्ध मुच्यते के अनुसार 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं। श्राद्ध के अवसरों की बात करें तो धर्म सिंधु में श्राद्ध के 96 अवसर बतलाए गए हैं, जिनमें शामिल है प्रत्येक माह की अमावस्या, पितरों की पुण्यादि तिथियाँ, प्रत्येक माह की संक्रांति, मनवादि तिथियाँ, वैधृति योग, व्यतिपात योग, अष्ट का श्राद्ध, अन्वष्ट का श्राद्ध, पूर्वेद्यो तथा 15 दिन का पितृपक्ष। यानी पितरों की संतुष्टि हेतु हमें टोटल 96 अवसर मिलते हैं उन्हें संतृप्त करने के लिए। इट्स 7:15 इन अवर स्टूडियो क्लॉक। आज के स्पेशल डे की बात करें तो आज है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। हम किसी ऐसी नई जगह जा रहे हैं जहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं समझ आ रही, तो क्या करें? अब दुनिया भर की लैंग्वेजेस तो हम सीख नहीं सकते, लेकिन AI ट्रांसलेशन ऐप्स की मदद से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ को, नॉलेज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रोग्राम में अब जान लेते हैं इतिहास के पन्नों पर आज क्या है खास। आज ही के दिन 1966 में बोट्सवाना को 80 साल के कोलोनाइजेशन के बाद यूनाइटेड किंगडम से
आज़ादी मिली थी, ठीक उसी तरह जैसे हमें आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। ओम जय जगदीश हरे, ये आरती हम सब अपने घरों में गाते हैं, पर ये नहीं जानते कि इस आरती की रचना किसने की थी। आज है पंडित श्रद्धा राम शर्मा की बर्थ एनिवर्सरी, जिन्होंने इस आरती को लिखा था। पंडित श्रद्धा राम शर्मा एक फेमस एस्ट्रोलॉजर भी थे, मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। हिंदी और पंजाबी लिटरेचर में इनका स्पेशल कंट्रीब्यूशन था। अब बढ़ते हैं अगली शख्सियत की तरफ। बाबू मोशाय, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है जहाँ पना, जिसे ना आप बदल सकते हैं न मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ बंधी है। कुछ याद आया? आनंद फिल्म का ये डायलॉग जिसे सुनकर याद आते हैं इस फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी। आज है इनका बर्थडे। बहुत कुछ सीखा इस फिल्म से हमने। सबसे ज़रूरी तो यही बात सीखी कि लाइफ इज़ सो अनसर्टन, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। इससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी तो हमें खुद के स्टेट ऑफ माइंड की मिलती है। कब बदल जाता है यार, कुछ पता ही नहीं चलता। अब इस प्रोग्राम को ही देख लीजिए, किस स्टेट ऑफ माइंड से शुरुआत की थी और अभी किस स्टेट ऑफ माइंड पर आकर ख़त्म कर रही हूँ। इसलिए तो कहती हूँ, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। तो इसी फिलॉसफी के साथ दिस इज़ शुचि साइनिंग ऑफ। टाटा, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ, डायरी ज़रूर मेंटेन करिए और लिख डालिए उस पर आपके आज का स्टेट ऑफ माइंड। कुछ ही पलों में यानी ठीक 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। फिलहाल छोड़े जा रही हूँ आपको इस गीत के साथ।